खबर जिसने हिला दिया। हमारे लिए तो जो जीतने में सक्षम होगा उसी पर हम लोग विचार करेंगे। खबर जिसने असर किया। जब इस सरकार पर संकट आया, राजस्थान सरकार को बचाने के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी है, इसमें तो कोई किसी को सोचने वाली बात नहीं है। खबर तेरी मेरी, इसकी उसकी नहीं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ये तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो इसकी जांच नहीं, इस पेपर को रद्द करें। खबर जिसमें मैं नहीं, हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। उपचुनाव की जंग की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उस तारीख पर पार्टी की ओर से मोर्चा संभालने की उम्मीद पाले दावेदारों की टिकट की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। बिगुल बच चुका है। मरुधरा में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 30 अक्टूबर 2021। और तारीखों के ऐलान के साथ ही टिकट चाहने वालों की धड़कनें बढ़ गई हैं और टिकट की चाहत में जयपुर चलो का नारा बुलंद होने लगा है। बजा बिगुल, अब टिकट की दौड़। टिकट के लिए जोर आजमाइश। बीजेपी में टिकट की टेंशन। टिकट की दौड़ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव वाली दोनों विधानसभा सीटों की एबीसीडी जान लीजिए। राजस्थान की वल्लभनगर और धरियावत सीट पर उपचुनाव होगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। 1 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे तो 13 तक नाम वापसी हो सकेगी। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से वल्लभनगर सीट खाली हुई है, तो गौतम लाल मीणा के निधन से धरियावत सीट खाली हुई। उदयपुर की वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं प्रतापगढ़ की धरियावत सीट बीजेपी के पास है। वल्लभनगर धरियावत दोनों सीट पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। वल्लभनगर और धरियावत का सियासी गणित तो आपने समझ लिया। अब जरा इस भीड़ को देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के घर धरियावत के बीजेपी कार्यकर्ता जमे हुए हैं। इन्हें कन्हैया लाल मीणा लेकर आए हैं, जो खुद 2 बार लसाड़िया के प्रधान रह चुके हैं और फिलहाल उनकी पत्नी प्रधान है। वो अब बीजेपी की टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। वहीं पार्टी ने भी उन्हें पूरा भरोसा दिया है। मतलब साफ है, सब कुछ ठीक रहा तो कन्हैया लाल के खाते में टिकट आना तय है। मैं स्वयं भी पिछले 15 साल से भी ज़्यादा समय से पार्टी में सक्रिय हूँ। 2 बार प्रधान रहा हूँ। अभी वर्तमान में पत्नी प्रधान है और सभी कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क में हूँ और कार्यकर्ता सभी साथ में हैं और कार्यकर्ताओं की इच्छा है। बाकी जो भी पार्टी संगठन फैसला करेगा वो सर्वमान्य है और वो हमें भी मानना है, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो इसलिए मैंने भी अपनी दावेदारी की है। धरियावत में तो बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस के मुकाबले भारी रहा है। लगातार 2 बार बीजेपी ने चुनाव जीते हैं, लिहाजा बीजेपी खेमे में उत्साह है। लेकिन बीजेपी के लिए वल्लभनगर फिलहाल कमजोर कड़ी है। वहां बीजेपी की राह में रणधीर सिंह भिंडर ने कांटे बिछा रखे हैं। भिंडर और गुलाबचंद कटारिया के बीच 36 का आंकड़ा है। बीजेपी की ओर से फिलहाल उदयलाल डांगी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन आखिरी वक्त तक पार्टी किसी नए चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। मेवाड़ के पूर्व राजघरानों से भी किसी को ऐन वक्त पर मैदान में उतारा जा सकता है। बहुत कुछ तो पार्टी ने पहले से तय कर रखा है। काफ़ी लोगों को सर्वे भी किया है, गए भी हैं, लेकिन निर्णय जिस फ्लोर पे होना है उस फ्लोर पे होने के बाद ही अधिकृत कैंडिडेट घोषित होगा और जो भी कमल का फूल लेके आएगा उसको निश्चित रूप से जिताएंगे। 52 का पहला चुनाव भी वल्लभनगर में भारतीय जनसंघ जीता था,
तब से लेकर के राव कमलेंद्र सिंह जी 3 बार जीत चुके हैं, अब की बार भी हम लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इस बार जो ट्रायंगल होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फायदे में रहेगी। जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त दिख रही है और बीजेपी साफ साफ कह रही है उपचुनाव में दाव तो जिताऊ उम्मीदवार पर ही लगेगा। हमारे लिए तो जो जीतने में सक्षम होगा उसी पर हम लोग विचार करेंगे। हमने ज़मीनी स्तर पर जो बूथ की वर्किंग है वो पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर कर ली है। हालांकि आरएलपी के साथ ही कुछ छोटे दल भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन अभी तो दोनों पार्टियों के खाते में एक सीट है। उपचुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता वल्लभ नगर और धरियावद में डेरा डालने लगे हैं। सर्वे और रायशुमारी की रस्म अदायगी हो रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने तय कर लिया है कि आखिर टिकट किसे देना है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बात उस तारीख की जिसका बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को डर सता रहा है, विधायकी गंवाने का डर। 4 विधायक दिल्ली में हैं और 2 यहां, उस तारीख का सामना अपने अपने तरीके से करने की जुगत में। चुनाव लड़ा, विधायक बने, पद की लालसा जगी तो कांग्रेस के होलिये। लग रहा था कि मंत्रिमंडल में कोई जगह मिल जाएगी या फिर कोई सियासी पद ही मिल जाएगा, लेकिन इंतजार लंबा होता गया। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होती गई, उम्मीदें दम तोड़ने लगी। पद तो मिला नहीं, उल्टा विधायकी भी खतरे में आ गई। हाथ से प्रेम हो न जाए गेम। जब इस सरकार पर संकट आया, राजस्थान सरकार को बचाने के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी है, इसमें तो कोई किसी को सोचने वाली बात नहीं है। दिल्ली में डेरा आशंकाओं ने घेरा। कुर्सी नहीं गंवानी है, बाकी सब बेमानी है। हमें सबको उम्मीद है कि पार्टी में सबको ही मान सम्मान मिलता है, हमें भी मिलेगा। पॉलिटिकल आदमी हैं, राजनीति करते हैं, पार्टी का अगर कोई आदमी है, हमारे नेता हैं, मिलने के लिए कोई परहेज तो है नहीं है। मर्जर हुआ है, सभी लोगों ने मर्जर किया है एक साथ। इस तरह के उदाहरण पहले भी देश में हुए हैं, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। फिर भी हम अपना जवाब कोर्ट में पेश करेंगे। जब इस सरकार पर संकट आया, राजस्थान सरकार को बचाने के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी है, इसमें तो कोई किसी को सोचने वाली बात नहीं है। चारों लोग एक साथ आए हैं, इश्यूज भी कॉमन है, प्रॉब्लम्स भी कॉमन है, सॉल्यूशंस भी कॉमन है, जो सबने कह दिया वही बात है, कोई नई बात नहीं है। चर्चा तो इस बात की भी है कि आखिर 2 विधायक दिल्ली क्यों नहीं गए, लेकिन इस बीच विधायक जोगिंदर सिंह अवाना और दीपचंद खैरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत में विश्वास जताया, तो कांग्रेस ने भी साफ कहा बीएसपी से आए विधायक अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, उनका विलय वैध है, पार्टी उनके साथ खड़ी है। मामला कोर्ट में है, वो बसपा के विधायक नहीं, कांग्रेस के विधायक है, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। जो भी कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़नी पड़ेगी, कांग्रेस उस कानूनी लड़ाई को लड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जो विलय हुआ
बसपा विधायक दल का कांग्रेस विधायक दल में, वो पूरा कानून तरीके से कानून सम्मत था। उनकी सदस्यता पे खतरा नहीं है, अब वो कांग्रेस के विधायक हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर हम सब उनके साथ खड़े हैं। जहां भी जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह हम उनके साथ खड़े होकर उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। अब देखिए, ये तो सच्चाई है कि नोटिस तो पिछले दिनों मिला है, लेकिन उस नोटिस का कैसे जवाब देंगे, किस तरह से काउंटर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का जो हाईकमान है वो स्वयं सीनियर एडवोकेट्स कर रखे हैं और उसका ठीक से रिप्लाई वही दे रहे हैं, वो दे भी रहे हैं पिछले दिनों से। और अभी दोबारा क्योंकि एक नोटिस आया है जिसमें 4 सप्ताह का टाइम दिया है, तो उसको लेके हो सकता है कि साथियों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सवाल ये है कि जब विलय वैध है तो फिर विधायकों को डर क्यों सता रहा है? सुनिए, हाईकोर्ट में बीएसपी के वकील रहे दीपक कुमार डर की वजह क्या बता रहे हैं। सीधा ही इन्होंने प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया और उस प्रोसीजर को फॉलो ना करने के कारण वो सीधा ही मर्जर उन्होंने कांग्रेस में कर दिया, जबकि उनकी आइडेंटिटी जिस समय मर्ज किया है वो नेशनल लेवल की थी। अगर प्रोसीजर का वायलेशन किया है तो माननीय उच्च न्यायालय में तो न्याय होता है। न्याय चाहे कितने भी बड़े अन्याय चाहे किसी भी लेवल पे हो, न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में न्याय के लिए उम्मीद हर व्यक्ति जा सकता है। और जिस तरह से उन्होंने वायलेशन ऑफ रूल किया है, हमें तो पूरी उम्मीद है कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे। बात जब राजनीति की होगी तो किस्सा कुर्सी का निकलेगा ही। किसी को महत्वाकांक्षा से प्यार है तो किसी को माननीय कहलाने से और किसी को दोनों से। ऊपर से लबादा ओढ़े हुए ही होता है कि समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब कुर्सी पर बनाती है तो कई तरह के किस्से सामने आते हैं। बसपा विधायकों के साथ तो ऐसे कई किस्से जुड़े हुए हैं। अंतर बस इतना है कि इस बार का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तारीख अपना किस्सा खुद लिखेगी, वहीं एक तारीख अपनी सफलता असफलता के सवालों का सामना कर रही है। रीट की परीक्षा कैसी रही, इसकी परीक्षा ले रही है एक तस्वीर और जवाब खोज रही है सियासत। अभ्यर्थियों की तो थी, साथ ही राज्य सरकार और प्रशासन की भी अग्नि परीक्षा थी। लिहाजा तैयारी पूरी की गई, नजर पूरी रखी गई और नकल गैंग के ऊपर भी ध्यान रखा गया। यहाँ पर कई कार्रवाइयाँ भी की गई और कार्रवाइयों के साथ साथ ही एक सवाल गहराता गया कि ये पूरी परीक्षा सफल रही या फिर असफल रही। सही कसर एक पिक्चर ने पूरी कर दी, जिस पिक्चर ने बीजेपी को सियासत का मौका दे दिया। मुझे लगता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम कांग्रेस सेवा आयोग रख दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ा मास्टरमाइंड पकड़ में आया है, मुख्य आरोपी पकड़ में आया है, उसके पीछे भी कौन लोग हैं, क्या कहीं ना कहीं सवाल स्पष्ट नजर आते हैं। उसकी फोटो में उनके साथ में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी का होना, उनके साथ में लगातार वो मिला हुआ है, कई बार प्रोग्रामों में शिरकत हुई है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ये तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इसकी जांच नहीं, इस पेपर को रद्द करें, इन छात्रों के साथ में न्याय करें। जो बत्तीलाल मीणा सवाई माधोपुर में पकड़ा गया नकल टीम में, और जिसने अनफेयर मीन्स के आधार पर रीट की परीक्षा की बेइज्जती की, वो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रमुख लोगों के साथ फोटो में आज दिखाई दिया है। रीट के सफल आयोजन के बाद जहां प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, नकल गैंग के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इस एक तस्वीर से मामला बिगड़ता जा रहा है। इन तस्वीरों के केंद्र में रहा शख्स है बत्तीलाल मीणा, जिसे नकल गैंग के सरगना के तौर पर माना जा रहा है। और इसी बत्तीलाल मीणा के कांग्रेस नेताओं के साथ की तस्वीर को लेकर बीजेपी हमलावर है। और जो गिरफ्तार बत्तीलाल मीणा हुआ है, वो स्वयं डोडासर जी के साथ में कांग्रेस कार्यालय में ही जिन लोगों के साथ फोटो में दिख रहा है, और वो कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा करके जिस प्रकार जा रहा है, तो इसका मतलब इस नकल कराने में अगर अगुवाई किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी की छत्र छाया में पनपने वाले उन बदमाशों ने की है जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि करीब 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हुई परीक्षा के सफल आयोजन को कांग्रेस सरकार बेरोजगारी पर वार के तौर पर पेश कर रही है। रीट में दोनों लेवल में करीब 25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे।
करीब 85% से ज्यादा अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। परीक्षा के लिए कई जिलों में नेटबंदी की गई। हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। लाखों अभ्यर्थियों को प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में सेंटर्स दिए गए। सैकड़ों किलोमीटर दूर अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने के लिए निकले। सड़कों पर अभ्यर्थियों का रैला निकला। निःशुल्क यात्रा की सौगात तो थी, लेकिन परेशानी भी कई गुना बढ़ी। नकल गैंग पर पूरी तरह से नकेल कसा गया। डीईओ समेत 14 कर्मचारी अधिकारी पर गाज गिरी। लेकिन इसी परीक्षा में धांधली से आक्रोशित युवाओं की भावनाओं को बीजेपी भुनाने की कोशिश में है। 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। दुनिया में कई चीजों के आविष्कार होते हैं, वो आविष्कार भी राजस्थान में ही हो गए अशोक गहलोत जी के संरक्षण में। हमने कभी हवाई चप्पल में ब्लूटूथ नहीं देखा था, सुना भी नहीं था, लेकिन हजारों की तादाद में हवाई चप्पल में ब्लूटूथ, ये राहुल गांधी जी जैसे महान वैज्ञानिक के संरक्षण में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ही कर सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही RAS की परीक्षा के परिणाम को लेकर भी शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में आए थे। अब बत्तीलाल मीणा प्रकरण को लेकर एक बार फिर मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवाल उठाए हैं कि बत्तीलाल मीणा नाम के कोई व्यक्ति लड़का बताया है, जो फोटोएं उसके किसी के साथ चलने की बताई गई हैं। ये भी बताया गया है कि मेरे पीछे पीछे भी चल रहा है। बत्तीलाल मीणा कौन है, मैं उसको कभी नहीं जानता, आज तक नहीं मिला। बत्तीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं। बत्तीलाल मीणा जैसे मुझे पता चला है कि वो एक आवारा किस्म का लड़का है जो हर किसी नेता के साथ में फोटो खिंचाना का शौकीन रखता है। जैसा कि हर बार होता है, मौका मिला नहीं कि सरकार की घेराबंदी शुरू हो जाती है, लेकिन इस पूरे मामले की हवा तब निकलती दिखी जब बत्तीलाल का फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ भी वायरल होने लगा। RS रिजल्ट के बाद में ये दूसरा मौका है जब बीजेपी को सियासत का मौका मिला, लेकिन अब बीजेपी उपचुनाव में शायद ही इसका इस्तेमाल करे, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो बत्तीलाल तो दोनों ही दलों के नेताओं के साथ नजर आ चुका है। लेकिन बत्तीलाल के मामले की बत्ती अभी पूरी तरह से बुझी हुई नहीं मानी जा सकती है। कैमरा पर्सन विनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। 7 सितंबर 2021 ये वो तारीख है जिसने फिर एक बार साबित कर दिया कि जरायम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश की जेल में हवाई सुरंग बनाकर अपराध का रास्ता तलाश लेते हैं। पर इस बार काले खेल का पुलिस ने वक्त पर ही दी एंड कर दिया। एक कॉल आती है फिरौती की, धमकी वाली। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है और बदले में प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी, और मना करने पर जान से मारने की धमकी, वो भी राजधानी जयपुर के नामी बिल्डर को। पुलिस फौरन एक्शन में आती है और तार से तार जोड़ती है, और जब सच सामने आता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जेल से रंगदारी का खेल, नामी बिल्डर 1 करोड़ की डिमांड, इंटरनेट कॉल का लॉरेंस कनेक्शन, गोल्फ क्लब में वारदात को लेकर इनपुट लिया गया, जेल में साजिश रची गई और जेल में ही सिम और मोबाइल का इंतजाम किया गया, और फिर इंटरनेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जयपुर के जवाहर नगर इलाके में एक बिल्डर को धमकी दी गई। 1 करोड़ की डिमांड और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी। तारीख 7 सितंबर 2021, जगह जवाहर नगर जयपुर। फोन पर धमकी मिलते ही बिल्डर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी हरकत में आई, क्योंकि कॉल करने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई बता रहा था। पुलिस ने जांच की, लेकिन कॉल करने वाले का पता नहीं चल पाया। आखिरकार एक्सपर्ट्स की हेल्प ली गई और ये पता चला कि प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क की मदद से कॉल किया गया था। और आखिरकार जब लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर स्थित मंडोली जेल से ये कॉल किया गया था।
राजस्थान पुलिस ने तार से तार को जोड़ा और मंडोली जेल में बंद संपत नेहरा तक पहुंच गई। जांच का दायरा आगे बढ़ा तो जांच की आंच में तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी आ गया। अब राजस्थान पुलिस ने दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो आई थी उन दोनों को जोड़ने से ये चीज़ स्पष्ट हुई कि संपत नेहरा द्वारा मंडोली जेल में रहते हुए ये व्यापारी को धमकी दी गई थी। फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और तो ये चीज़ सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जिस हैंडसेट के मार्फत ये धमकी दी गई थी उसमें यूज की गई सिम लॉरेंस बिश्नोई द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। लॉरेंस बिश्नोई तत्समय तिहाड़ जेल में था, तो लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा दोनों के द्वारा इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना स्पष्ट हुआ। जांच में ये बात भी सामने आई कि तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मंडोली जेल में बंद संपत नेहरा को सिम पहुंचाई और उसके जरिए बिल्डर को कॉल किया। साथ ही जयपुर के ही एक स्थानीय अपराधी ने लॉरेंस बिश्नोई को बिल्डर के बारे में इनपुट दिया था। इस मामले में पुलिस ने जयपुर के एक अपराधी आनंद शांडिल्य को गिरफ्तार किया है। आनंद शांडिल्य ने जयपुर के गोल्फ क्लब के कैफेटेरिया में सुभाष बराला नाम के शख्स को बिल्डर के बारे में जानकारी दी थी। प्रकरण की जो स्टार्टिंग में भूमिका बनाई गई थी वो आनंद शांडिल्य द्वारा अपने एक साथी सुभाष बराल जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है उसके साथ बैठ के 6 तारीख को इसी महीने की 6 सितंबर को इन्होंने यहाँ गोल्फ क्लब में जो अंदर इनकी कैफेटेरिया एरिया है वहाँ बैठ के मॉर्निंग में 9:30 बजे के करीब जो योजना बनाई थी यहीं पे आनंद शांडिल्य द्वारा सुभाष बराल को परिवादी हैं उनके मोबाइल नंबर और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। सुभाष बराल द्वारा जो अनुसंधान के दौरान सामने आया कि इसने सुभाष बराल को उपलब्ध करवाई, सुभाष बराल द्वारा ये जानकारी आगे संपत नेहरा और लॉरेंस तक पहुंचाई। रंगदारी के खेल के 3 किरदार पुलिस के शिकंजे में हैं। वहीं चौथे किरदार यानी सुभाष बराला की तलाश जारी है। इधर पुलिस पूछताछ में लगी है और उम्मीद की जा रही है बड़े खुलासे की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब बात उस यूनिट की जो हर तारीख के साथ अपनी सफलता की इबारत गहरी कर रही है। आपकी गाढ़ी कमाई को किसी की काली कमाई नहीं बनने दे रही। नहीं जिन्हें अलीबाबा देख चुका था, उनका राज जानता था। ये खबर जुर्म की दुनिया से जुड़े उन लोगों की है जो सामने नहीं आते और आपके सामने आए बगैर आपको या तो धमकी दे जाते हैं या फिर कंगाल बना जाते हैं। कहीं डिजिटल डाका, कहीं एंटी सोशल धमाका, इंटरनेट का जंजाल, व्यवस्था की हर डाल डाल पर ये अपराधी पाँच साबित होते हैं। अपराध को अंजाम देते वक्त ना तो ये नंगी आंखों से दिखते हैं और ना ही कोई फिंगरप्रिंट छोड़ते हैं, ना ही ऐसा कोई ठोस सबूत मिलता है जो इन्हें सलाखों के पीछे ले जाए। जिस अपराध पर कानून के धुरंधर भी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि क्राइम की हिस्ट्री खंगाले भी तो किसकी। इंटरनेट जो बनाया तो राहत के लिए गया था, आफत बन गया है। जिसे होना तो हमारा फ्रेंड था पर फ्रॉड का शिकार बना रहा है। डिजिटल डकैत हो या मोबाइल लैपटॉप नेटवर्क में बना दी गई सुरंग, कभी अधिकारी बन, कभी किसी संस्थान से जुड़े होने का एहसास कराकर, ये अपराधी वो हैं जो लगते तो शुभ चिंतक हैं पर शिकार के लिए अशुभ का रास्ता खोल जाते हैं। हर कहानी जिसमें विलेन होता है उसमें हीरो भी होता है। साइबर क्राइम के खिलाफ मरुधरा को उनके हीरोज मिल चुके हैं। वो उन साइबर के सिपाहियों की टोली है जो कहलाती है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कंट्रोल यूनिट। कोई आपके खाते को साफ कर दे तो उससे पहले अगर आप इन हीरोज के पास पहुंचेंगे तो आपकी कमाई किसी की काली कमाई नहीं बन पाएगी। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कंट्रोल यूनिट जो है, जो 155260 एक हेल्पलाइन नंबर है उन सभी के लिए जिनके साथ फाइनेंशियल साइबर ठगी की गई है। 155260 इस नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए। यही वो नंबर है
जिस पर एक कॉल आपको इंटरनेट के उस जाल में फंसने से बचा लेगा जिसमें फंसे तो धंसे। फिलहाल इसके अलावा हर रास्ता फकीरी के अंतहीन सफर की ओर ले जा सकता है। अभी भी बड़ी मात्रा में जो परिवादी है वो थाने पे जाते हैं। थाने पे एफआईआर करना, परिवाद करना, वो एक अलग लीगल प्रोसेस है, वो होना ही चाहिए। लेकिन उसमें जो समय व्यर्थ होता है उस वजह से कई बार ऐसा है कि वो ठगी की राशि आगे आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर पुलिस को भी रिकवर करने में बहुत कठिनाई आती है। साइबर अपराधियों से जंग में सिर्फ जरूरी हथियार ही काफी नहीं होते, कई धड़ों में कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग ही इन्हें अब तक के साइबर सिपाहियों से अलग बनाती है। हम 3 करोड़ के आसपास की राशि रिकवर हो चुकी है इसमें। और इसमें एक नई चीज़ जो अभी शुरू करी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ समन्वय करके शुरू की है, वो ये है कि ठगों ने जो नंबर यूज़ किए हैं ठगी करने के लिए, उन सभी में अगर एक से ज़्यादा बार सेम नंबर से शिकायत आती है तो हम उन नंबर्स को ब्लॉक कराते हैं, जिस वजह से वो जो मोबाइल फ़ोन है जिसके माध्यम से ठगी की गई है वो भी निष्क्रिय हो जाता है। तो इससे क्या है कि तुरंत एक आर्थिक हानि जो है वो साइबर ठग को पहुँचाई जा सकती है। शिकारी तेज तर्रार हो तो शिकार के पास बचने का एक ही तरीका होता है, खुद और तेज हो जाना। साइबर क्राइम पलक झपकते ही अंजाम दे दिया जाता है। ऐसे में हमारे पास बच जाता है तो सिर्फ एक ही रास्ता, तेज हो जाना। और फिर यूनिट तो तैयार है ही रॉकेट की स्पीड से अपराधियों से लोहा लेने को। हम भारी मात्रा में करीब 20% का हमारा सक्सेस रेट है, जिसमें हम ठगी की राशि को ब्लॉक कराने में सफल होते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि अगर किसी के साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उस राशि को रोकने का जो शॉर्ट तरीका है, जो फास्टेस्ट तरीका है, वो 155260 ही है। साइबर के सिपाहियों की सक्सेस रेट 20% से हतोत्साहित न हो। आखिर मामला आपके खाते की 100% रकम का है। ये भी याद रखें कि ये तो शुरुआत है, रास्ता मिल चुका है, अब बस उस पर आगे बढ़ना है और हमें सजग होना है, खबरदार होना है और समझदार होना है। आपकी कमाई की रखवाली के लिए नंबर तैयार है 155260। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।